चलो ना। Yeah, okay. So, Hare Krishna and welcome to all the attendees for this session. हम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं आज के इस वेबिनार के लिए। आज का हमारा जो वेबिनार है जिसका नाम है स्पंदन आयुर्वेदा फॉर हेल्दी हार्ट, ये हमारा जो डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज है उसके अंतर्गत किया जा रहा है और सभी से निवेदन है कि आप इस जो सुविधा है उसका लाभ लें। शुरू करने से पहले मैं हमारे आज के जो स्पीकर है, हमारे जो आज आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं, डॉक्टर नाना साहेब मेमाने, इनका परिचय करना चाहूँगा। डॉक्टर नाना साहेब मेमाने निर्मल चंद्र दास प्रभु जी, ये हमारे आयुर्वेदा विभाग के हेड है, एचओडी, और खुद वो आयुर्वेदा वचस्पति है और 18 साल से भी ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है। सो हम अब जल्दी ही अपने सेशन की लिए शुरुआत करते हैं। सभी से निवेदन है कि इस सेशन का लाभ। हरे कृष्ण, ओवर टू यू डॉक्टर। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। आप सभी का आज के स्पंदन आयुर्वेदा फॉर हेल्दी हार्ट इस विषय पर सभी का स्वागत है। आज हम आयुर्वेद का रोल क्या है हृदय के हेल्थ में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि 320 बिलियन डॉलर एक साल में अमेरिका हार्ट डिसीज को ठीक करने में खर्च करता है और अमेरिका में 8,77,000 डेथ ईयरली केवल कार्डियोवास्कुलर डेथ मतलब हार्ट से डिसीज से ही हो रही है। भारत में 2.5 लाख रुपए कम से कम एक पेशेंट के ऊपर खर्चा होता है हार्ट डिसीज में। तो 17 से 17.7 मिलियन इतने लोग मर गए कार्डियोवास्कुलर डिसीज से 2015 में। ये जो टोटल डेथ थी उसमें से 31% डेथ डिनोट करता है। अभी आप यहां देखिए 60% टोटल डेथ भारत में जो हुई है उसमें से 43.30% डेथ केवल कार्डियोवास्कुलर मतलब हृदय रोग से है। तो सबसे ज्यादा डेथ जो है हृदय रोग से होती है। हम इनको भी प्रणाम करेंगे क्योंकि ये आधुनिक प्रतिबंधक हृदय रोग इसके बारे में चर्चा करने वाले और उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले ये डॉक्टर थे, डॉक्टर जेरेमिया स्टैमलर। आज तक क्या होता है, हम जनरली देखते हैं कि जैसे हार्ट अटैक आता है उसके बाद फिर सब चीजें एक्टिवेट होती है, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर आपको आईसीयू में लिया जाता है, फिर इधर आपको एंजियोप्लास्टी किया जाता है, नहीं तो फिर बाईपास किया जाता है। तो ये कब है, ये हार्ट अटैक आने के बाद सब चीजें होती है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक आरोग्य विज्ञान में इन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल का हृदय के साथ क्या कनेक्शन है इसका रिसर्च किया आधुनिक में। आयुर्वेद में क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इनको हमें याद करना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी प्रिवेंटिव प्रतिबंधात्मक रोग के बारे में विचार किया। तो जनरली आयुर्वेद में रियली हेल्दी कौन है, हम जो अभी हेल्दी हार्ट की बात करने वाले, तो ऑफ कोर्स जिसका हृदय जन्म से पहले माँ के पेट में है तब से चालू हो जाता है, तो अंतिम समय तक चालू रहता है। जैसे ही वो बंद हो गया तो अंत समय आ जाता है। इसलिए जिसका कंप्लीट स्वास्थ्य अच्छा है उसका डेफिनेटली हृदय भी अच्छा रहता है। तो जिसका हृदय या स्वास्थ्य अच्छा है उसके कुछ लक्षण आयुर्वेद में बताए हैं। आप में से कुछ लोग जानते भी रहेंगे कि जिस जिस व्यक्ति के दोष, टॉक्सिन्स, उसका डाइजेस्टिव एपेटाइट, उसके बॉडी के जो क्षमताएं हैं, अवयव है वो, और उसका मल विसर्जन जो प्रणाली है
वो ऐसी हार्मोनियस रहती है, ऐसी संतुलित होती है, जिसके कारण उसका ना केवल शरीर परंतु मन और आत्मा तीनों प्रसन्न रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चाई में स्वस्थ बोला जाता है। तो अपने भारत में हम सामने जो आपको दिखाए हैं, ये हमारी दादी माँ है, जो उनके जन्म के 6 महीने में उन्होंने अपने माँ और पिताजी दोनों को गवा दिया था। 6 महीने के लिए तो प्लेग आया था, आप जानते हैं सब, महाराष्ट्र भारत में। तो उस समय प्लेग में इनके माँ पिताजी दोनों चले गए, तो 6 महीने की लड़की को भाई ने बड़ा किया। और ये इनका जीवन कितने दिन तक चला? 112 साल तक। और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि 112 साल में भी इनका ब्लड प्रेशर 120/80 और हार्ट बीट उनका 72 था। ऐसा बोले कैसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों मैंने इनका उदाहरण बताया? क्योंकि आप देखेंगे पहला जो स्लाइड हमने देखा, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज हृदय रोग का डेथ में भारत में है। अमेरिका में 33% के आसपास है, भारत में 43% है। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये भारत के जो लोग हैं ना, पहले जमाने के लोग, उनमें हृदय रोग से कभी उनका डेथ नहीं होता था, उनका नॉर्मल डेथ होता था। आज कुछ समय से वो हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें देखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवनहि, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवनहि। दोनों जगह पे सेम शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बहुत अलग है। जो परहेज करता है, मतलब खाने पीने का जो नियम पालेगा, उसको दवाई की क्या जरूरत है? जैसे मैंने आपको दिखाया मेरी दादी माँ का, उसने 112 साल में बहुत ही हार्डली कभी दवाई दिया। सिर्फ वो कैटरैक्ट का उसको ऑपरेशन करना पड़ा था, बस उतना ही। और पथ्य असति पदार्थ से किम औषध निषेव नहीं। यदि आप अनियमित तरीके से खाना खाते हैं, तो आपको दवाई खरीदी पड़े, खानी पड़ेगी, और दवाइयां खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होगा। यह ऐसा मतलब है इसका। तो उसमें खान पान मतलब कैसा है? तो यहाँ जनरली 4 प्रकार का खान पान होता है, जो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके जानकारी के लिए, अध्यासन, अत्यासन, अनशन और विषमासन। अशन मतलब खाना। खाना 4 प्रकार से खाया जा सकता है। एक तो बहुत ज्यादा खाया जाएगा, एक तो बहुत कम खाया जाएगा, एक तो खाया ही नहीं जाएगा, और एक तो विषम मतलब अभी खाया 2 घंटे में, फिर से जलेबी दिखाई दी उसको खाया, फिर से 2 घंटे में गुलाब जामुन दिखाई दिया उसको खाया, तो उसको बोलते अधि अशन। पहला खाना पचा नहीं है तो भी दूसरा खा लिया। फ्रिक्वेंट ईटिंग, ये सबसे बड़ा चीज है जो परहेज को तोड़ने में बहुत मदद करता है, जो हमारे बीमारियों को जन्म देता है। तो कैसे? तो हृदय के बारे में आयुर्वेद में क्या बोला है कि अरे, मॉडर्न साइंस इतना आगे गया, अभी लोग बच रहे हृदय रोग के बाद। क्या था, पुराने जमाने में हृदय के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसा कंसेप्ट हो सकता है हमारा, लेकिन आपके जानकारी के लिए आप देखिए, हृदयम चेतना स्थानम। आयुर्वेद में बोलते हैं हृदय चेतना का स्थान होता है, जहाँ चेतना वास करती है। और यहाँ 3 प्रकार के दोष रहते हैं: व्यान वायु, साधक पित्त और अवलंबक कफ। व्यानो हृदय स्थित कृष्ण देहचारी महाजव। हृदय की जगह पे व्यान वायु होता है, वो क्या करता है? पंपिंग का काम करता है, जिससे कृष्ण देहचारी, पूरे शरीर में जो खून फैलने का काम है, वो व्यान वायु के माध्यम से होता है। इसलिए ये व्यान वायु जब बिगड़ता है, तो हार्ट अटैक आता है। और ये व्यान वायु का समय होता है सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय होता है। और हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हार्ट अटैक का जो प्रमाण होता है दुनिया में, वो ज्यादा करके सुबह 3 से 7 बजे के बीच में ज्यादा होता है, क्योंकि व्यान वायु उससे अफेक्ट होता है। तो हृदय, हृदय रोग, हृदयामय, या फिर हृदय, हृदय शूल, ऐसे अलग अलग शब्दों का योजना किया है आयुर्वेद में। तो रू का मतलब होता है लेना। रू मतलब लेना, द मतलब देना। लेने का और देने का जो काम करता है, उसको बोलते हैं हृदय। इतना क्लियर कट उसका अंडरस्टैंडिंग है। और इसमें हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हृदय की जो आर्टरीज होती है ना, वो आर्टरीज में खून पूरे हृदय को पहुंचाने के लिए, जब वो आर्टरीज में खून जाता है, उसके बाद हृदय को पहुंचता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए, हृदय 2 बार धक धक जो करता है, पहला बोलते हैं सिस्टोल, मतलब जब हृदय जोर से दबाता है तो पूरे शरीर में खून जाता है। सिस्टोल के समय पूरे शरीर में खून जाता है। उस समय ये जो सामने दिखने वाली छोटी छोटी आर्टरीज है ना हृदय की, वो आर्टरीज के वॉल बंद हो जाते हैं, ताकि उस आर्टरीज को खून नहीं मिलता है।
तो सबसे पहले हृदय क्या करता है, दा मतलब दूसरों को देता है, किसको, पूरे शरीर को देता है। और उसको देते समय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो 120 बोलते हैं हम लोग, 120 80। तो 120 जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक है, वो देते समय यूज हुआ होता है। और तब हृदय की खुद की आर्टरीज जिससे उसको पोषण मिलता है वो बंद रहती है। और सबको देने के बाद, हाँ ऐसा जब करता है कि सबको मिल गया, उसके बाद जो बचता है उस समय हृदय की आर्टरीज खुलती है, और उस समय फिर हृदय की आर्टरीज को ब्लड मिलता है। तो हृदय अपने खुद के व्यवहार से ही हमें दिखाता है कि हमेशा हमें दूसरों को देने की सोचनी चाहिए, और उसको देने के बाद यदि बचता है तो खुद लेना चाहिए। इस भाव से जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति के हृदय को बहुत कम तकलीफ होती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक टेस्ट, खून और कफ ये दोनों के माध्यम से हृदय ओरिजिनेट होता है जब हम माँ के पेट में होते हैं। तो ऐसे अलग अलग आयुर्वेद में हृदय के कारणों का वर्णन किया। आदि बल प्रवृत्त मतलब जो पहले से ही कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है। जन्म बल प्रवृत्त मतलब जन्म से कुछ फैमिलियल या फिर माँ की तरफ से आया है। या दोष बल प्रवृत्त मतलब वायु पित्त कफ इसके कारण हार्ट में कुछ तकलीफ हुई है, या फॉल्टी डाइट के कारण हुआ है, उसको दोष बल प्रवृत्त बोलते हैं। संघात बल प्रवृत्त मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर जोर से कुछ बाण लग गया, या बुलेट लग गई, या फिर कुछ पॉइजनिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बारिश में बहुत जोर से विद्युत आघात हो गया, इसके कारण संघात बल प्रवृत्त। काल बल प्रवृत्त मतलब जैसा सुबह 3 के 7 बजे के समय बहुत ठंड थी और बंदा जाके ठंडे पानी में स्नान कर रहा है, तो वो काल के कारण हार्ट को कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लॉक होता है। स्वभाव बल प्रवृत्त मतलब कुछ डीजनरेशन और कुछ एजेस के कारण, बड़ा बूढ़ा हो गया तो कुछ लोगों को वो आता है। और हृदय बल प्रवृत्त मतलब कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेस एंड इडियोपैथिक मतलब कुछ ऐसे अलग कारणों से। तो ये अलग अलग कारणों से हृदय रोग का क्लासिफिकेशन किया है आयुर्वेद में। तो आप देखेंगे अभी आप आपके सामने ये इतने ज्यादा अक्षर दिखाई दिए हैं, ये सभी हृदय की अलग अलग व्यथाएं हैं। हृदय में जो अलग अलग लक्षण आते हैं वो अलग अलग डिसीज के साथ उसके लक्षण होते हैं। जैसा कि हम एक लेंगे चलो, तो हृदय व्यथा सन्निपातिक ज्वर, जब तीनों दोष बिगड़ के बुखार आता है उसके बाद भी हृदय में एक पीड़ा होती है। और फिर बोलते हैं मूर्छा, जैसा कि आदमी कॉन्शियसनेस लूज करता है उस समय एक हृदय में पीड़ा होती है। हृदय अवरोध, जैसे कि बंदा बहुत ज्यादा उसने अल्कोहल पी लिया तो उसका हृदय तुरंत ब्लॉक हो जाता है। ऐसे अलग अलग लक्षण है। आप देखेंगे कि सच में हृदय के बारे में आयुर्वेद में कितना ज्यादा बताया है। तो हमारे पास जब हृदय के कुछ लक्षण लेके पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग केवल आर्टरी ब्लॉक है इस तरीके से पेशेंट को नहीं देखते हैं, उसको उसके लक्षण और कारणों के माध्यम से, उसके पर्सनैलिटी और उसके शरीर के माध्यम से हम यहाँ तक घुसते हैं कि कौन से बीमारी के कारण ये तकलीफ हो सकता है उसको। जैसा कि आप देखेंगे 46 नंबर पे, हृदयस्य गौरवम आमवात। तो रिमेटिक आर्थराइटिस जो होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको आमवात बोलते हैं आयुर्वेद में। तो उसके कारण हृदय में गौरव मतलब हृदय का एक बीमारी आता है जिसको रिमेटिक डिसीज बोलते हैं हार्ट में। मॉडर्न साइंस में भी उसका नाम है। तो आप देखेंगे काफी डीप तक अपने आयुर्वेद में हृदय का ये है, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट भी उस तरीके से बताई है। तो ये सभी का जो मूल कारण होता है, जैसा कि हम देखते हैं, आपको अलग अलग डॉक्टर्स इसके बारे में बताएंगे कि हृदय का मेन जो बीमारी होती है वो आर्टरीज ब्लॉक होने से होती है। तो आर्टरीज ब्लॉक का मतलब है बद्धता। तो ये जो ब्लॉकेज होता है वो क्यों होता है, कि जैसा हमारा आहार खाते हैं, आहार पचने के बाद उसका पतला एक द्रव बनता है जो खून में कन्वर्ट होता है, फिर वो पतला द्रव शरीर में पूरा घूमता है। लेकिन इसके बीच में वो बोलते हैं, यदि दूषति अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत्पचति, ऐसा कुछ गलत खाने के बाद जब वो पचता नहीं है या आधा पच जाता है तो याति अन्नम विषताम च तत्, वो अन्न को विष रूप प्रदान करता है, जिसको मॉडर्न साइंस अभी इन्फ्लेमेटरी फूड बोल रहा है। इन्फ्लेमेटरी फूड, ऐसा खाना जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। जो अपने आचार्य पहले से बताते हैं कि कौन सा खाना है वो जो ऐसा करता है, वो ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण ये इन्फ्लेमेशन शरीर में पैदा होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा है, कमजोर जिसका डाइजेशन है, जिसकी डाइटरी हैबिट बहुत ही अनहेल्दी है,
बहुत खाता है, नहीं तो फिर बार बार खाता है, पहला पचा नहीं है, या फिर तेल तला हुआ खाता है। अच्छी तरह से देखो, इनएडिक्वेट स्लीप नहीं लेता है, अच्छी तरह से नींद नहीं लेता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स को, पोल्यूटेंट्स को ज्यादा एक्सपोज होता है, इमोशनल इम्बैलेंसेस है, नेचुरल अर्जेस का सेपरेशन करता है। ये सब के बारे में हम कुछ डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कितना डीप तक महिन्यापासून चाललंय. हाँ, कभी से आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी. हाँ, या ओके, या नो प्रॉब्लम, स्टार्ट रिस्टार्ट. हाँ. ठीक है, थैंक यू. हरे कृष्ण, बड़ा करो इसको, इसको बड़ा करना है को, दिख रहा है अभी. हाँ, yes. तो शारीरिक में आप देखेंगे, आप इसको देखिए खुद के अंदर, यदि उसमें से एक या दो तीन चार लक्षण दिख रहे तो समझना कि अपने अंदर आम बन रहा है. आम बनने का मतलब ऐसा नहीं कि अभी ब्लॉक हुआ है. आम बनने का मतलब है ये आम जाके जम के फिर वो ब्लॉकेज बनाता है. तो हमें अभी ही तैयार होना है कि अभी हमें तैयारी ऐसी करनी है कि इस आम को हम कैसे बचाएं. तो देखो लक्षणों से आप पता चलेगा आपको कि आपके मुंह में बास आ रहा है, या फिर स्किन में रैशेस आ रही है, एक्ने आ रहे हैं, जॉइंट पेन, स्टिफनेस बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, हाँ, वेट लूज करते समय आपको डिफिकल्टी आ रही है, बार बार सर्दी खांसी हो रही है, इम्यूनिटी लो हो रही है, या फिर बीमारियों को आप जल्दी ससेप्टिबल हो रहे हैं, और माउथ में अलग टेस्ट आ रही है जो अपने को नहीं अच्छी लगती. ये फिजिकल लक्षण है आम बनने के. और कुछ मेंटल लक्षण होते हैं जिसमें मन में एंजाइटी, वरी है, डिप्रेशन है, कंसंट्रेट करने के लिए फोकस डीप नहीं होता है, ब्रेन में फॉगी ब्रेन है, मेमोरी कम हो रही है, नींद अच्छी नहीं आती है, रात को सोते समय 1.5 घंटा नींद नहीं आती है, या फिर इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आलस्य, अपत्य निष्ठियो, मलसंगा, अरुचि कमा, निगेटिव सेल्फ टॉक एंड लो सेल्फ स्टीम. ये आम बनने के कुछ लक्षण. तो आप देखिए इसमें से कुछ चीजें हैं आपके पास, यदि है तो अलार्म बज रहा है कि अभी हार्ट का डिसीज नहीं है लेकिन आम बन रहा है. उस आम को हमें टैकल करना है. तो जो उसके कारण है उसमें हमने पहले कुछ चेंज किया था, तो उसमें हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं कि इस चीज के बारे में आपके साथ किसी ने डिस्कस नहीं किया है. विरुद्ध आहार नाम का एक कंसेप्ट है, वो बहुत ही साइंटिफिक है आयुर्वेद में, आप जानते होंगे. गलत चीजें एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं चाहिए. तो उसमें से आपके सामने हमने एक फोटो रखा है. इससे आपको पता चलेगा कि एप्पल है, केला है, उसमें ग्रेप्स है, बाद में दूध है, उसमें कस्टर्ड है.
ये जो मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग विरुद्ध आहार है। ये दोनों साथ में सब चीजें कभी अच्छी तरह से जाती नहीं है, ये इनकम्पैटिबल फूड है। इसको बोलते हैं यत् किंचित दोषम अश्राव्यम न निर्हरति कायता। जब ऐसा चीज पेट में जाता है वो शरीर से कभी बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टिकी आम बनाता है जो शरीर में रहने के बाद बीमारी का बड़ा कारण होता है। और ये आम विरुद्ध आहार, विषारी इफेक्ट आने के कारण होता है। ये केवल दूध और फल साथ में करने से नहीं होता है। अलग अलग हमने सामने आपके पास एग्जांपल्स रखे, आप देख सकते हैं। आइसक्रीम ठंडी में खाना, अभी नॉनवेज तो हम लोग कोई नहीं खाते, लेकिन जो लोग भूख नहीं है तो वो भी खाते हैं। घी और हनी दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में खाना, या फिर आप मुंबई में रह रहे हो और मुंबई में आप तला हुआ खाना खा रहे हैं, देश विरुद्ध बोलते हैं उसको। प्रिपरेशन दूध में फल मिला के खाना, फ्रेंच फ्राई और कोक साथ में मिला के खाना, कॉन्स्टिपेशन है तो भी हेवी चीज खाना, ठंडा पानी और जूस, तुरंत भागने के लिए जाते हैं और भागने से तुरंत आने के बाद बाहर गेट पे जूस पी के फिर से घर में आते हैं, ये विरुद्ध आहार है। और इसका डिस्कशन करने का क्या रोल है आज, तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। ये कुछ बीमारियों के नाम आपके सामने आए हैं, तो देखिए ये सभी बीमारियों के नाम एलोपैथी साइंस में है, मॉडर्न साइंस में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से 80% बीमारियां ऐसी है जिनका कारण मॉडर्न साइंस को मालूम नहीं है। क्यों ये बीमारियां होती है? बीमारी तो होती है, लेकिन क्यों होती है, इसका मतलब क्या है? ये बीमारियों का कारण मालूम नहीं है, तो बीमारियां होने के बाद उसका पता भी मालूम नहीं कि कैसे ठीक करना है। इनको इनको बोलते हैं नॉन इटियोलॉजी, मतलब अननोन इटियोलॉजी, जिसका कारण मालूम नहीं है, तो ठीक करना भी उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इसका कारण आयुर्वेद में काफी अच्छी तरह से बताया है। विरुद्ध आहार से ये बीमारी आती है, और उसमें लास्ट का बीमारी आप देखिए, कार्डियक प्रॉब्लम, जो हमने देखा ना पहले कि आम बनता है, फिर उसका टॉक्सिन बनता है, स्टिकी बनता है, फिर अंदर जाके ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ाता है, फिर वो ब्लॉकेज करता है और बाद में कार्डियक प्रॉब्लम्स देता है। यहाँ उन्होंने बोला है कि ये कैसा बनता है आम, ये गलत चीजें कंबाइन करने से बनता है। अपने भारत में एक्चुअली गलत चीजें कंबाइन नहीं करते थे। आज भी नॉनवेज खाने लोग, यहाँ तक नॉनवेज खाने वाले लोगों को मालूम है कि दूध में फिश नहीं खाना चाहिए, और जब फिश खाए तो दूध नहीं पीना चाहिए। बाकी तो सोचो, आप जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको तो ट्रेडिशनली बहुत अच्छी तरह से अपने यहाँ साइंटिफिकली मालूम है कि जैसा हम हमेशा बताते हैं कि छोला और भटूरा बनाते समय उसमें हम दही डालते हैं। क्यों डालते हैं? छोला बनाते समय छोला अकेला बनाएंगे तो उससे गैस बढ़ता है, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, जॉइंट पेन बढ़ता है। यदि आप उसमें दही डाल के छोला बनाएंगे तो गैस भी नहीं बढ़ता है और आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है। और ऊपर से यदि आप भटूरा बनाते समय मैदे का आटा जब आप मलते हैं तो उसमें पानी की जगह पे दही डालते हैं। क्यों? क्योंकि दही डालने से कुछ समय के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद बिफिडोबैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया डेवलप होते हैं अपने पेट में। और ये बिफिडोबैक्टीरिया जब डेवलप होते हैं तो उससे अपने शरीर में विटामिन B12 बनता है। तो वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 बनाने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, स्पेशली हम सब लोगों के लिए? दही में मला हुआ आटा, उसकी बनाई हुई भटूरा या फिर रोटी, इसको आप यदि खाएंगे तो इससे आपको विटामिन B12 भी मिलेगा। और एट द सेम टाइम आपको ये सुनना नहीं पड़ेगा कि आप नॉनवेज खाते नहीं है इसलिए हमेशा विटामिन B12 कम रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो छोला भटूरा हम बता रहे थे वो ट्रेडिशनली अपने भारत में बनता है। कैसा है वो? साइंटिफिकली बनता है। ये अकेला छोला भटूरा का नहीं है, अपने भारत में जो भी ट्रेडिशनल फूड है वो सभी फूड साइंटिफिकली बनते हैं। हाँ, लेकिन आजकल जो प्रोग्राम्स में या शादी में जो मिक्स्ड स्वीट्स बनते हैं, नीचे गुलाब जामुन के आधे टुकड़े होते हैं, ऊपर आइसक्रीम होता है और फिर बाद में उसमें काजू और बाद में फिर से उसके ऊपर गुलाब जामुन होता है। तो ये जो फ्यूजन ऑफ स्वीट्स है, ये विरुद्ध आहार, ये हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम नॉन ट्रेडिशनली बना रहे। सिर्फ इनोवेटिव कुकिंग के नाम पे यदि हम कुछ भी चीज मिक्स करेंगे तो वो विरुद्ध आहार कैटेगरी में आता है। तो हमें वो चीज ध्यान में रखना है। हरे कृष्ण। हाँ, और दूसरी एक कंसेप्ट है जो इसके हमने कॉजेस में देखा था कि यदि हम हमारे वेग, कुछ हमारे अर्जेस होती है, यदि वो वेगों को हम रोकते हैं तो भी हार्ट में तकलीफ होता है। अभी यहाँ भी आज तक, यहाँ तक मॉडर्न साइंस की भी अभी तक नजर गई नहीं है। जैसा विरुद्ध आहार की ओर देखा कि विरुद्ध आहार से हार्ट डिसीज होता है,
वहां उनका पहुंच नहीं गया है, वो आज सिर्फ लिपिड कोलेस्ट्रॉल और उसका मेटाबॉलिज्म इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में आप देखेंगे कि ये दूसरा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं वेग धारण। मतलब जो अर्ज आती है उसको रुका के रखना। तो ऐसी 13 अर्जेस होती है, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक अर्जेस है जो आपके हार्ट को तकलीफ देती है। तो उसमें है एक्सरसाइज की अर्ज। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हुआ आपका एक्सर्शन, और उसके बाद यदि आपने श्वास को जबरदस्ती दबाने की कोशिश किया तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलता है, डिस्पनिया श्वास की तकलीफ होती है, और कुछ लोगों को हार्ट डिसीज होता है। यकीन मानिए ये शब्दशः सच है। अभी 6 महीने पहले मेरे यहाँ एक पेशेंट आया था, 28 ईयर्स का बच्चा, और जिसको उन्होंने भेजा था, मतलब एंजियोप्लास्टी होने के बाद डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट ने भेजा था कि अभी लाइफस्टाइल के लिए जाओ, आयुर्वेद में कुछ समझ के जाओ कि लाइफस्टाइल क्या करना है आपको। तो उसका 2 वेसल्स 100% उसका ये आया था उसको। तो उसमें उसमें वो देखा कि ट्रिगर में क्या था उसका, मैंने हिस्ट्री लिया उसका। तो वो फुटबॉल खेलने के लिए गया था, और इतना फुटबॉल खेला। अभी मुंबई में इतना पसीना आता है, आप बिना फुटबॉल खेले ही मुंबई में बहुत पसीना आता है। उसके बावजूद वो खेल भी रहा है, इतना खेला इतना खेला, खाली पेट खेला। और खेलने के बाद इतना एक्सर्शन हुआ उसका, उस एक्सर्शन से और पसीने से जो उसके अंदर दोष बिगड़ गए, उससे वो उसी ग्राउंड पे कोलैप्स हो गए। और लोगों को लगा ऐसे कोलैप्स हुआ क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है। तो उसमें बाद में देखा तो उसका ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं लग रहा है, तो उसको इमरजेंसी लाया तो देखा कि उसकी 2 वेसल्स के कारण उसको हार्ट अटैक आया था। तो यहाँ बताया है कि एक्सर्शन, इतना ज्यादा एक्सर्शन हो गया उसका, और उसके बाद उसने, वो कुछ नहीं हो रहा है मुझे ऐसा समझ के उसने दबाने की कोशिश की, तो उसको हार्ट में तकलीफ हुआ। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, बेल्चिंग। कुछ लोगों को बेल्चिंग का सेंसेशन आता है, यदि वो दबाते हैं उसको तो भी चेस्ट में हेवीनेस होता है। थर्स्ट, यदि प्यास दबाते हैं, मतलब आपको प्यास लगती है और तो भी आप आपकी मीटिंग में बिजी है, किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं या फिर आप कॉल कर रहे हैं, उसमें आप प्यास बुझ भूल गए। और ये कैसे पता चलेगा? आपकी यूरिन यदि येलो है तो यकीन मानिए आप बहुत प्यास भूलते हैं। और ये प्यास भूलते हैं तो हेवीनेस इन हार्ट, वो प्यास, पानी प्रमाण से कम पीना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी हृदय के लिए कारणीभूत हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप भी रिलेट कर सकते हैं, टीयर्स, जो अश्रुओं को रोकता है। तो आप अभी भी रिसर्च करके देख सकते हैं कि स्त्रियों में 2010 तक स्त्रियों में हार्ट डिसीज का प्रमाण पुरुषों के प्रमाण में कम था। क्यों कम था? क्योंकि स्त्रियों में टीयर्स मतलब अश्रुओं को रास्ता देने की आदत होती है। एक दूसरे के साथ जब बात करती है तो इमोशन शेयर करती है, भावनाएं शेयर करती है। इसके कारण भावनाओं में कभी कभी वो रोने भी लगती है इजीली। और ये होता है सरल हृदय का लक्षण। जिसका हृदय सरल होता है वो आसानी से रो देता है। और रोने वाला बंदा बहुत कमजोर है ऐसा नहीं होता है, रोने वाला बंदा बहुत ही अच्छे हृदय का होता है, स्ट्रांग हृदय का होता है। इसलिए अर्जुन, यदि आप नाम सुना है, अर्जुन नाम की एक प्लांट होती है। अर्जुन नाम का एक बंदा था महाभारत में। तो अर्जुन, जिसका हृदय रुजु, रुजु मतलब सरल है, जिसका हृदय सरल है, सिंपल हार्ट है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अर्जुन। तो हम सब जानते हैं कि हमारा अर्जुन कैसे थे। भगवान कृष्ण के भक्त अर्जुन बहुत सरल हृदय के थे। सबसे पहले रोने वाले अर्जुन ही होते थे, और सबसे पहले शत्रुओं को रुलाने वाले भी अर्जुन ही होते थे। इसलिए रोने वाला बंदा बहुत ही कमजोर नहीं होता है, लेकिन रोने वाला बंदे का हृदय बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जनरली क्या होता है, पुरुषों में अश्रु दबाने की आदत होती है। तो हम बहुत वाइज है, हमें कुछ नहीं हुआ है ऐसा समझ के वो अंदर की जो भावनाएं है, जिसमें रोना चाहिए, बैटरी लो होते हैं, जिसमें रोना चाहिए, बैटरी से बटन ऑन कर, बैटरी ऑफ, बैटरी कम नहीं होती है ऑन कर, जिसमें रोना चाहिए तो वो लोग नहीं रोते हैं।
हेलो। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रहा है ना? अभी आ रहा है सर? हेलो। तो सॉरी, कुछ टेक्निकल सॉरी। ओके। सॉरी। फॉल्ट के कारण ये होता है, सॉरी। तो आप देखते हैं कि सरल हृदय का जो अर्जुन है, वैसा ही जिसका सरल हृदय है, ऐसी माताओं को हार्ट अटैक का प्रमाण कम था। लेकिन जैसे ही माताएं भी, लेडीज लोग भी खुद को वाइज समझ के रोना बंद कर दिए हैं या ओपनली उनके अश्रु बंद करना चालू किए हैं, तो हृदय रोग का प्रमाण उनमें भी बढ़ा है। तो अभी प्रेजेंटली ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है। तो इसलिए यहाँ अपने आचार्य बोलते हैं कि अश्रु वेग को धारण नहीं करना। यदि रोने जैसी सिचुएशन है, नहीं सबके सामने, तो एटलीस्ट अकेले में जाके रोइए। तो इस विषय को आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आचार्य उसका हृदय रोग के साथ कनेक्शन करते हैं। झालं का? तो हमें ऐसी कौन सी दिनचर्या रखनी चाहिए जिसके कारण हम लोग अपने शरीर के अंदर डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रख सकते हैं और हमारा शरीर में आम नहीं बनेगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने बताया कि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठित, सबको जल्दी उठना चाहिए। आप ध्यान में रखिए, हम मीठी नींद किसको बोलते हैं? सुबह सूरज उगने के बाद जो सोता है उसकी नींद को हम बोलते हैं मीठी नींद। ये जो मीठी नींद होती है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कफ ब्लॉकेज बनाती है। तो ये ब्लॉकेज को आपको नहीं होने देना है, तो सुबह आपको 6 बजे के पहले सबको उठना चाहिए। ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ इस्कॉन में तो हम लोग यही करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए। यदि आप इस चीज को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत फायदा मिलता है। स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, जिस व्यक्ति को अपना आरोग्य या अपने अवयव जो भी ऑर्गन्स है उसको यदि हेल्दी रखना है, स्पेशली हार्ट, किडनी और ब्रेन को, उस व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। डेफिनेटली उसको सोना भी जल्दी चाहिए, क्योंकि ये भी हमें जो एक ये होता है, बोलते क्या बोलते हैं हम इसको, कॉइन होता है। कॉइन की दो दो साइड्स होती है, उसमें एक साइड है जल्दी उठना और एक साइड है जल्दी सोना। तो बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि पहले हम जब कॉजेस देख रहे थे तो उसमें बोला था कि ओरल एंड डेंटल हाइजीन यदि अच्छा है तो हार्ट में उसका बेनिफिट होता है। कैसे? तो हमने बताया आपको कि जो माइक्रोबैक्टीरियल फ्लोरा होता है अपने हार्ट में, अपने मुंह में भी ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया और जीवाणु होते हैं जो अपने डाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो बार बार जिसको सर्दी खांसी है, उन लोगों के अंदर हृदय में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के कारण ब्लॉकेज होने का प्रमाण ज्यादा होता है। आयुर्वेद के माध्यम से ऐसा बताया उन्होंने कि यदि आपका मुंह स्ट्रांग है तो आपके हृदय में भी उसका बल आता है। और जो कुछ दवाई आयुर्वेद में ऐसी बताई है जो हृदय के ऊपर काम करती है, उसको मुंह के माध्यम से दिया है, मतलब सलाइवा के माध्यम से उस दवाइयों को देने का उन्होंने योजना बताई, जो मॉडर्न साइंस में भी उसको फॉलो किया। जैसा सॉर्बिट्रेट है, देते तुरंत मुंह में रखने के बाद तुरंत अंजाइनल पेन कम हो जाता है, वैसे आयुर्वेद में भी ऐसी कुछ दवाइयां है जिसको चटाते हैं। मात्रा चाटना आपको याद रहेगा, यदि पुराने जमाने में आपकी सुना है तो वो मात्रा मुंह में देते हैं, सबलिंगुअली उसको चाटते हैं। और जब वहां से चाटते हैं तो उसका तुरंत हृदय के ऊपर कुछ सेकंड्स में उसका असर आता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो इसके लिए मुंह के जो बैक्टीरिया है उसको नेचुरली स्ट्रांग रखने के लिए अपने आचार्यों ने ये चीज बताई, गंडूश, ऑयल पुलिंग इंग्लिश में बोलेंगे आप उसको। तो मुंह में इतना ऑयल लेना है, गरम तिल का तेल, जिसको मुंह में रखना है, इधर उधर घुमाना है थोड़ा, कब तक? जैसे आंखों से एक दो अश्रु आ जाए तो उसको थूक देने का। इससे क्या बेनिफिट होता है अपनों को? क्लियर फेस, आपकी टंग को टेस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, टीथ सेंसिटिविटी नहीं होती है, आपका आवाज डीप होता है, इससे आपका बैक्टीरियल फ्लोरा भी अच्छा रहता है। और ये होता है अपना सेकंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन। तो एक स्किन का देखा हमने, अंदर का जो स्किन है वो हम ओरल केयर करके उसको स्ट्रांग बना रहे, और बाहर का जो अपना स्किन है उसको मसाज करके उसको स्ट्रांग बना रहे। इसका रोल बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने पीछे यदि सुना रहेगा तो आपको याद दिलाने के लिए फिर से एक बार बताते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरे जीवन में
अंतिम जो 10 साल थे उसमें मुझे 3 चीजों ने बहुत मदद की। एक तो मुझे मॉर्निंग वॉक जो 1 घंटा करते थे प्रभुपाद जी, वो। दूसरा बोलते हैं रोज का मसाज, तेल का मसाज। और तीसरा आयुर्वेद की दवाई है। तो प्रभुपाद जी ने ज्यादा आयुर्वेद की दवाइयाँ ली थी, बोले ये 3 चीजों ने मुझे वृद्धाकालीन 10 साल में बहुत ज्यादा मदद किया है। ये जो रोज अभ्यंगम आचरित नित्यम, यदि हम रोज तेल लगाते पूरे शरीर को, तो अपना वायु बिगड़ता है। हमने बोला वायु से हार्ट में बहुत तकलीफ होता है। सुबह 3 बजे से 7 बजे में जो आता है वो वायु के कारण आता है, जो हार्ट अटैक स्पेशली आता है। तो आयुर्वेद बोलता है कि यदि हम तेल का मालिश रोज करेंगे तो उससे हमारा स्किन अच्छा रहता है, विजन स्ट्रांग रहती है, स्लीप डीप आती है, क्योंकि डीप स्लीप नहीं होना भी हमारे एमिलॉइड प्रोटीन्स को अफेक्ट करता है, जो अपने मेमोरी के लिए आवश्यक होते हैं। यदि अपना मेमोरी अच्छा काम नहीं करता है तो इमोशंस अफेक्ट होते हैं। तो माइंड के ऊपर डीप स्लीप का बहुत बड़ा असर है। स्ट्रेंथ टू फाइट डेली एग्जॉशन, जो रोज की थकावट है, वो थकावट के साथ झगड़ने का बहुत अच्छा शक्ति देता है। और अर्ली हम बूढ़े नहीं होते हैं, तो इससे अवयव अपने स्ट्रांग रहते हैं। तो खाने की कुछ आदतें हैं जिसमें सबसे मेन ये है कि पीछे टाइगर लगा है, ऐसा जोर से भाग रहा है आपके पीछे और आप उसके आगे भाग रहे हैं। इतना स्पीड से लोग खाते हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर 3 मिनट में खाना खत्म हो जाता है। तो 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ये इतने कम समय में खाना खत्म करना, हम आम को बनाने की ओर ही जा रहे हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टिकी सब्सटेंसेस, चिपचिपे ऐसे पदार्थ बनते हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और क्या क्या बोल सकते हैं। ये चीजें जब बढ़ती है तो फिर वो ब्लड विस्कोसिटी को अफेक्ट करती है, हीमोस्टेसिस करती है, और फिर थ्रोम्बस बनाने में वो मदद करती है। तो खाना हमें धीरे धीरे खाना है। कैसा खाना है? उन्होंने बोला है कि बहुत प्रमाण में नहीं खाना है, जिससे हमें चलते समय, बोलते समय, हंसते समय ईज महसूस हो। इजीली हम ये तीनों चीजें कर सकते हैं, उसका मतलब हमने बराबर क्वांटिटी खाई है। ऐसा नहीं कि सब लोग 4 चपाती खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का क्वांटिटी ऑफ ईटिंग डिफर्स। कैसा? उसको हंसने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हर एक 1-1.5 महीना यदि कोई अपने और ऑब्जर्व करता है तो उसको पता चलता है कि मेरा खाने का क्वांटिटी कितना खाने से मुझे श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो लोग इतना खाते हैं, श्वास लेने को ही जमता नहीं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। खाना मिताशी स्यात् हिताशी स्यात्, अल्प प्रमाण में खाना है, और सबसे मेन हिताशी जो अपने लिए बेनिफिशियल है वो खाना है। और लास्ट वाला है तन मना भुंजित, मन और तन को लगा के खाना चाहिए। कॉन्शियस माइंड के साथ हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम जो खाते हैं उस समय हमारी भावनाएं एंजाइम सिक्रेट करने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। ऐसा देखा गया है कि जिनको क्रोध आता है, मतलब जिनका हेवी डिस्कशन हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, और खाते समय यदि उनका झगड़ा हो गया, तो 6 घंटे के लिए अपनी मेंटल फेज ब्लॉक हो जाती है। जहां से एंजाइम्स आते हैं, HCl सिक्रेशन, एंजाइम सिक्रेशन स्टमक में जो आना है, वो एक्सट्रीम इमोशंस के कारण ब्लॉक हो जाता है। और उस समय यदि हम खाना खाते हैं तो उससे हमें इनडाइजेशन होता है, जो विष में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बहुत सिंपल चीजें लगती है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, जो अपने कल्चर में पहले से फॉलो करते थे, अभी नहीं कर रहे। अभी हम लोग टीवी उधर देख रहे हैं, इधर मीटिंग चालू है, और इधर से माँ, मम्मी चपाती मुंह में डाल रही है। तो ये खाना का स्टाइल अपने लिए अच्छा नहीं है। और जो खाने का प्लेट होना चाहिए वो अपना कैसा होना चाहिए? षड रसों से परिपूर्ण। तो उसमें देखिए, ये अपना ये है प्लेट है। ये जनरली कौन सा चीज कौन से प्रमाण में है वो भी देखिए आप। स्वीट अल्प प्रमाण में है और अचार अल्प प्रमाण में है, लेकिन मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 के 6 रस अपने खाने में होने चाहिए। उन्होंने इसके बारे में बोला है कि जो जल्दी जब खाते हैं तो अपने टंग के जो सेंस बर्ड्स होते हैं, वो सेंस बर्ड्स को आहार का जब तक स्पर्श नहीं होता है अच्छी तरह से, तब तक, और सलाइवा जब तक खाने में मिक्स नहीं होती है तब तक उसका स्वाद नहीं लगता है। और जब तक खाने का स्वाद जिह्वा को नहीं लगता है तब तक अपनी जिह्वा संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो जल्दबाजी में खाते हैं वो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। दे एंड अप ईटिंग वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और अपने यहाँ खाना के कारण यदि जिह्वा असंतुष्ट है, तो हम सब लोग जानते हैं कि जिह्वा सभी इंद्रियों का स्वामी है मन के बाद।
यदि जिह्वा संतुष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति की कोई इंद्रिया संतुष्ट नहीं हो सकती है। तो ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति घर में भी, बाहर भी और ऑफिस में भी झगड़े का कारण बनता है, क्योंकि किसी ने उसकी कितने भी मन के अनुसार किया हो तो भी ये बंदा संतुष्ट नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं आपकी मन की असंतुष्टि केवल आपके खाने के स्पीड से भी डिसाइड होती है, और ये असंतुष्ट मन आपको आम बनाते तक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तक लेके जा सकता है। इसलिए हम ऐसे चीजों को हमने कभी सोचा नहीं है जिसका इतना बड़ा रोल है अपने जीवन में हृदय को बचाने के लिए। तो हमें सीजन के अनुसार कितनी बार खाना खाना चाहिए, या हमें फास्टिंग कितना, अभी अभी देखो आज दूसरा दिन हमारे भारत में नवरात्रि का फास्टिंग करते हैं, और थैंक्स टू मोदी जी, ही ऑल्सो फास्ट देयर। वो तो पानी पे फास्टिंग करते हैं। तो अपने यहाँ फास्टिंग को बहुत ज्यादा साइंटिफिक उसका मान्यता है। तो डेफिनेटली फास्टिंग, आयुर्वेद में इसको लंघन बोला जाता है। लंघनम परम औषधम, चरकाचार्य बोलते हैं इस दुनिया में जो औषध है, श्रेष्ठ औषधि लंघन है। आप देखते भी जैसे बुखार किसी को आता है तो पहले उसको खाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि नेचुरली बॉडी के जो इंटेस्टाइन के इंटरनल स्किन होता है, म्यूकोसा, वो इन्फ्लेम्ड होने के कारण, सूजने के कारण उसमें खाने की इच्छा नहीं होती। और यदि हम प्रोएक्टिवली यदि हम लंघन करते तो इस लंघन से हमारे दोषों का डिटॉक्सिफिकेशन या डाइजेशन होता है। जनरली हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना 3 से 6 घंटे तक पचता है। खाना पचने के बाद एक भूख लगती है। उस भूख के समय यदि हम फिर से खाना खाएंगे तो फिर से अपना अग्नि पचाने वाला फिर से खाने को पचाता है। ऐसा खाना खाने का, भूख लगने के बाद दूसरा खाना, फिर लगने के बाद तीसरा खाना, ऐसा करते करते अपना अग्नि खाना पचाते पचाते थक जाता है। और जब टॉक्सिन्स पचाने का समय आता है, दोषों को पचाने का, उसके पास समय नहीं होता है। इसलिए खाना खाते समय यदि हम प्रॉपर लंघन और खाना दोनों का बैलेंस करके खाते हैं तो हमारे शरीर में डिटॉक्स बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहली जो भूख लगती है खाने के बाद, वो भूख के समय यदि हम पानी पी के उसको दोषों को पचाने के लिए भेजे अग्नि को, तो अग्नि अपने दोषों को पचाता है, टॉक्सिन्स को। उसके बाद दूसरी बार जो अच्छी भूख लगती है, दैट इज राइट एपेटाइट, और उस समय यदि हम खाते हैं तो फिर वो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो फास्टिंग का देखिए, मैंने अति फास्टिंग करने वाले लोग जो बहुत ज्यादा फास्टिंग किए हैं, ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है। तो आपको ये बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक डायबिटोलॉजिस्ट की बहन, अभी डायबिटोलॉजिस्ट क्या है, एमबीबीएस, उसके बाद एमडी, बाद में डायबिटोलॉजी का स्पेशल कोर्स किया हुआ बंदा है। उसकी बहन कोई जगह से उसने वेजिटेरियन खाना चालू किया, सिर्फ प्लांट्स खाने का, और उसका जूस लेने, दूध भी नहीं पीने का, घी भी नहीं, कुछ नहीं, नॉनवेज तो है ही नहीं क्योंकि हम तो वैसे भी नॉनवेज नहीं खाते। ऐसा करते करते वो माताजी का 84 किलो से 36 किलो तक वेट हो गया। और ये 6 महीने ये है हैदराबाद में, ये है कोयम्बतूर में। तो हम जब गए थे उनके गांव में कोयम्बतूर में, तो हमने उनके यहाँ खाना खाया, तो उनको पूछा, अरे इतना खाना आपने एकादशी के दिन कैसे बनाया? तो बोलते, सर हमारी बहन ने हमें सिखाया है। तो मैं बोला, आपकी बहन कहाँ है, हम मिलना चाहेंगे, 26 आइटम एकादशी के दिन बनाए। तो बोले, सर अभी वो नहीं है। मैं बोला, क्या हो गया, बहुत बूढ़े थे क्या आपकी बहन? नहीं सर, वो तो 40 साल के पहले ही थी, मतलब 37-38 साल की। मैं बोला, फिर इतने जल्दी कैसे ऐसा हो गया? बोले, सर क्या बताए, बहुत बड़ी स्टोरी। तो उन्होंने ये बताया कि उसका 84 से लेकर 37 किलो हो गई, फास्टिंग फास्टिंग करते करते करते, वेजिटेबल्स केवल खाते खाते इतनी कम हो गई। उसके बाद बोला, मैं 6 महीने के बाद आया, देखा वो इतनी कमजोर है। मेरी माँ बोले, अरे ये इतनी कमजोर हो गई। तो मैंने उसको बोला कि अरे तेरा 37 किलो वेट है, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारी वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तुम्हारे बाल झड़ गए, ये जो गाल है वो ऐसे अंदर चले गए। तो उसको इतना ब्रेन वॉश किया था वो फास्टिंग वालों ने, कि ये इनका कहना कि बोले, अरे आपको आज सलाइन की जरूरत है, आप इतने वीक और थके हुए हैं। तो भी उन्होंने सुना नहीं। और कुछ दिन के बाद आश्चर्य की बात है कि 37 ईयर्स में वो बंदा, वो जो लड़की है, वो इस फास्टिंग के पीछे जाते जाते मर गई। और वो, उनके जो डायबिटोलॉजिस्ट भाई है, मुझे रो के बता रहे थे कि मैं इतना डायबिटोलॉजिस्ट घर का भाई होने के बावजूद भी इतना उसका ब्रेन वॉश हुआ था कि उसने मेरा सुना नहीं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि लंघन या फास्टिंग आयुर्वेद का ही तत्व है, लेकिन क्या है वो, लंघनम परम औषधम, इट इज अ मेडिसिन। मेडिसिन को जीवन भर नहीं लिया जाता है कभी। यदि मेडिसिन को जीवन भर लेंगे तो खाएंगे क्या आहार?
आहार जीवन भर लिया जाता है, मेडिसिन बीमारी ठीक करने के लिए लिया जाता है। जैसे ही लंघन से आपका कार्य अचीव हो गया तो लंघन छोड़ के आपको फिर से नॉर्मल आहार में आना पड़ता है। इसलिए लंघन का और खाने का प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए। कुछ भी उठपटांग इधर उधर का नहीं करने का। अपने यहाँ कल्चर में बहुत अच्छा चीज बताया है, हर 15 दिन में आप एकादशी करो, उस समय अल्टर्ड फूड खाओ, ऑटोमेटिकली इंटेस्टाइन को लंघन होता है और उससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन हर 15 दिन में होता है। कुछ लोग सोमवार के दिन करते हैं और कुछ लोग ये 9 दिन करते हैं। इसमें भी यदि आप लंघन करते हैं, ट्रांजिशन फेज है, शरद ऋतु से हम रेनी सीजन से हम विंटर में एंट्री करने वाले हैं। तो बीच का जो ट्रांजिशन का फेज होता है, इस समय हमें फास्टिंग करना चाहिए। तो इस फास्टिंग से बहुत फायदा मिलता है। आप लोग कुछ करके देखिए, लेकिन वो भी उचित तरीके का फास्टिंग, वो उनके जैसा एक्सट्रीम फास्टिंग नहीं करना। कुछ फ्रूट्स है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें स्पेशली ऑरेंज कलर के और रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, उनका रक्त के ऊपर बहुत अच्छा गुण है। वो रक्त को पतला रखने में बहुत मदद करते हैं। स्पेशली ऐसे फ्रूट्स आप खाने के साथ खा सकते हैं और खाने के बाद भी। सहयोग फल नाम का एक फल है। सहयोग फल मतलब क्या है? जो फल खाने के बाद बंदे के अंदर कोऑपरेशन करने की इच्छा जागृत होती है। कौन सा फल है मालूम है आपको? ये इस फल का नाम है सहयोग फल, जिसको हम हर साल खाते हैं, उसको बोलते हैं आम। यदि और ये आम हृदय हृदय के लिए जो अच्छा फल है उसमें टॉप में आता है आयुर्वेद में। और आप देखेंगे आम का आकार भी हृदय के जैसा ही। तो यदि आप आम खाते हैं, आपके अंदर पति पत्नी है समझो आप, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छाएं जागृत होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। और अनार, उसके बाद अनार का नंबर लगता है। मॉडर्न साइंस भी अनार को बहुत ज्यादा प्रूव कर रहा है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसको हृदय बोला है। हृदय, हृदय मतलब हृदयाय हितम। तो आप देखेंगे ये अलग अलग, इसमें बेर भी दिखा है आपको सामने। जो खट्टे फल होते हैं, थोड़े से खट्टे, ये फल हृदय के लिए अच्छे होते हैं। तो वाटर के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पानी कितना पीना चाहिए हृदय के लिए, उसका भी रोल है। अति पानी पिएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ के अपने यहाँ लोड आता है, और कम पिएंगे तो भी। हमने देखा थर्स्ट, यदि हम पकड़ेंगे थर्स्ट को, हम फुलफिल नहीं करेंगे तो हार्ट डिसीज होता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि मेरा पानी कितना है? कुछ लोग बोलते हैं 5 लीटर सबको पीना चाहिए, 3 लीटर सबको पीना चाहिए। ऐसा जनरली नहीं होता है। आप मुंबई में रहते हैं, आपको हो सकता है रिक्वायरमेंट ज्यादा रहे। यदि हिमाचल में चले जाएंगे तो 1 लीटर में भी आपको हो सकता है सफिशियंट। तो वो कैसे पहचानना चाहिए? पानी आपको इतना पीना चाहिए जितनी प्यास है, और आपने प्यास के अनुसार बराबर पानी पिया है, उसका रिजल्ट क्या है? क्लियर यूरिन। आपका यदि पेशाब क्लियर आता है तो पानी आप बराबर पी रहे हैं। इसलिए ठंडा पानी गर्मी के समय, मतलब मटके का पानी, गर्म पानी ठंडी के समय, और रेनी सीजन में आपको जैसा चाहिए वैसा। लेकिन ये पानी कैसा होना चाहिए? मटके का रहता है तो सबसे अच्छा होता है, या बॉइल्ड है तो सबसे टॉप मोस्ट है। अब ये सभी चीजों का हम डायरेक्टली वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 45 मिनट्स है, उसमें ये चीजें डायरेक्ट हार्ट के साथ कनेक्टेड है। निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टिकार से बलाबलम, वृषता क्लिबता ज्ञानम, अज्ञानम जीवतम नच। तो यदि किसी की स्लीप अच्छी है, उस स्लीप से चरकाचार्य बोलते हैं कि आपका सुख प्राप्त करने की जो एबिलिटी होती है, सुख की अनुभूति। जैसा कुछ लोगों को एक गुलाब जामुन से बहुत आनंद मिलता है, कुछ लोगों को 20 खाने के बाद भी नहीं मिलता। तो सुख कहाँ होता है? गुलाब जामुन में होता है कि उस व्यक्ति के मन में होता है? मन में होता है। जिसको एक में भी आनंद मिलता है वो मन में सुख होता है। इसलिए ये मन को शांत रखने का काम, यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मानम क्लमान्विता, जिसका मन शांत करना है उसके लिए विषयोभ्य निवर्तन्ते तदा स्वपिति माना, उसको सो जाना चाहिए। जो बंदा सो जाता है उसका मन शांत हो जाता है, और शांत मन में सुख की अनुभूति बहुत आसान होती है। इसलिए हमें अशांत की जगह पे शांत मन के लिए प्रयत्न करना है, और शांत मन रखने का सबसे पहला तरीका अच्छा सोना। और आज आपको ये सुन के बहुत ज्यादा विशेष लगेगा। मैंने पहले भी बताया कि एमिलॉइड प्रोटीन जो होते हैं वो अच्छी तरह से सोने से बनते हैं। वो यदि नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, तो ब्रेन की मेमोरी काम करना कम कर देती है। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, इसके लिए ये प्रोटीन बहुत क्रिटिकल होते हैं। और क्योंकि आज पोस्ट कोविड हम लोगों का जो डाइट लाइफस्टाइल है, मोबाइल है या डिजिटल कुछ कारणों से, वो लोग 1-1 12-12 बजे तक सोते नहीं है।
सोने का 10 बजे का समय निकल जाता है तो उनकी स्लीप कभी डीप आती नहीं। और वैसे डीप नहीं सोने वाले लोगों का सुपरफिशियल स्लीप होने के कारण और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बिगड़ते हैं, बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। और ये मेटाबॉलिक डिसीजेस बढ़ने के कारण उनका गला और ये ऊपर का एरिया ब्लॉक रहता है, ब्लॉक। और ये विष चक्र चालू होता है। यदि वो 9 बजे भी सोने की अभी कोशिश करेंगे तो ब्लॉक्ड गला उनकी नींद को अच्छी आने नहीं देता है। नजदीक वाले लोग वो स्नोरिंग के कारण उठ जाते हैं, तो बंदे को स्नोरिंग होता है। और ये स्नोरिंग उसके हृदय को कमजोर करने के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये ब्लॉक होता है यदि हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो सुख अनुभूति, मन की शांति, आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस, आपका बल या अबल, या फिर आपका नॉलेज या मेमोरी लॉस, ये सभी चीजें अच्छी स्लीप है तो वो अचीव होती है, नहीं है तो नहीं। इसलिए जो अभी एक केस आपको इसके ऊपर से बताएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 2012 या 13 में एक बड़ी कंपनी है, नेशनल इंटरनेशनल है, उसके एक बड़े मैनेजर थे, सीनियर। तो ही वाज 36-37 ईयर्स ओल्ड, और उनको ट्रिपल वेसल डिसीज, इंस्टेंट 100% कार्डियक ब्लॉक, और वो उधर ही मर गए। तो कैसे मर गए, मतलब ये क्या स्टोरी था इनका? ये बंदा 3.5 घंटा एक्सरसाइज करते थे रोज। लेकिन कब करते थे वो? रात को 11 बजे से 1:30-2 बजे तक एक्सरसाइज करते थे। तो ये रात की एक्सरसाइज सोने का समय एक्सरसाइज को दे दिया, तो सोना तो हुआ ही नहीं, एक्सरसाइज उल्टी दिशा में किया। तो एक्सरसाइज से जो हार्ट अच्छा होता है वो नींद नहीं होने से बिगड़ गया। और 3-3 घंटा एक्सरसाइज करने वाला बंदा 37 ईयर्स में, 36 ईयर में ट्रिपल वेसल डिसीज से मर गया। तो अपने को राइट चीजें एट राइट टाइम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रॉपर स्लीप होने के लिए। तो एक्सरसाइज हमने जैसा बताया आपको कि राइट टाइम पे होना है। सुबह एक्सरसाइज करने का जितना पॉसिबल है सूरज के सामने करेंगे तो बहुत अच्छा है। जितना हमारा नाक से ब्रीदिंग चालू है उतना एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका मुंह का ब्रीदिंग चालू होता है, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उधर ही स्टॉप करना। और ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। 30 से 40 मिनट रोज यदि आप चलते हैं वॉकिंग, तो ये अपने हृदय के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत फिजिबल है। समझो किसी को हार्ट की बीमारी है तो भी वो बंदा ऐसा चल सकता है, भाग नहीं सकता है, लेकिन चलने से आपके सभी सेल्स को गति मिलती है ताकि वहां के मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है वो कम होने में बहुत मदद मिलता है। तो संक्रमणशीलस्य मतलब जो चलते हैं नित्यम, उनकी सुकुमारता नष्ट होती है। मतलब वो डेली कैसे होता है, धूप में गए तुरंत कुछ स्किन लाल हो जाती है, कुछ थोड़ा सा आइसक्रीम खाया तुरंत सर्दी आ जाती है। ये जो डेली की सुकुमारता, ये चलने वालों की तुरंत दूर हो जाती है। इसलिए आप चलेंगे तो आपका हृदय स्ट्रांग होता है। इसलिए लास्ट स्लाइड है ये, व्यायाम हास्य भारत वो ग्राम्य धर्म प्रजाग्राम। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, अंडर एक्सर्शन भी नहीं करना। बहुत जोर से हंसना नहीं है बिना काम का झूठा, और हंसना बंद भी नहीं करना, विनोद त्यागना नहीं। और रोना भी हमने देखा बैलेंस रोना है आपको। नो चितान सेवेत बुद्धिमान अतिमात्रे, ये सभी चीजें किसी को भी ज्यादा प्रमाण में नहीं करनी चाहिए। और रात को जागना भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, गजम सिंह युवाकर्षण जैसा हाथी को शेर भी रहेगा ना तो हाथी को खींचते खींचते वो शेर ही थक जाता है और मर जाता है, लेकिन हाथी को कुछ नहीं होता, वैसा होता है। प्रमाण से ज्यादा एक्सरसाइज, प्रमाण से ज्यादा ये चीजें करने से हृदय कमजोर हो जाता है। और आपके हृदय को स्ट्रांग रखने के लिए, जैसे हम कार को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करते हैं, सर्विसिंग करते हैं उसका स्पेशल 5,000 किलोमीटर के बाद, या फिर और कुछ विशिष्ट 1 साल के बाद। वैसा अपने यहाँ नेचर ने रेनी सीजन में एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बताया है, विंटर में एक बताया है, और एक स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में। तो ये टाइम होता है जिस समय पे हम हेल्दी लोग अपना यदि डिटॉक्स करते हैं आयुर्वेद ने बताए अनुसार, तो हमारे आने वाले साल के जो ब्लॉकेजेस है वो बनते नहीं। जैसा अपना चैनल क्लीन कर दिया तो वो 1 साल तक अच्छा चलता है। वो ये पंचकर्म है, ये आपको आयुर्वेद सेंटर में, अपने भक्ति वेदांत में भी, या फिर आपके नजदीक में आयुर्वेद सेंटर में जाके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हम पंचकर्म करते हैं जिससे हृदय में काफी अच्छा क्लीनलीनेस रहता है, ब्लॉकेजेस कम कर सकते हैं। और हमने बताया आपको राइट क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। ये ऋतुओं में है, अपना समय
हो चुका है। हाँ, तो ऋतुचर्या नाम का एक चीज है। हमने दिनचर्या देखा अभी, सोने तक, सुबह उठना कब है तब से सोने तक क्या खाना है उसके अनुसार देखा। तो अभी सीजन में क्या करना है, 6 प्रकार की सीजन है, उसमें दो दो सीजन का ग्रुप किया है, योग ऋतु, भोग ऋतु और त्याग ऋतु। तो ये है त्याग ऋतु, कौन सा, वसंत और ग्रीष्म, जिसमें समर होता है, और अ, वसंत मतलब जो स्प्रिंग होता है, जिसमें सूरज बढ़ने लगता है होली के बाद, और बारिश आने तक का जो गर्मी का समय है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, त्याग। धीरे धीरे हमें चीजों को त्यागना चाहिए। मतलब बहुत ऑपुलेंट खाना, मिक्स किया हुआ खाना, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा हेवी, इन चीजों को हमें त्याग के जूस, लिक्विड, अच्छा स्लीप, दिन में भी सोना, फ्रूट्स खाना, और मिठाइयाँ जागरी से नहीं, मिश्री से बनी हुई मिठाइयाँ खाना। और ये त्याग ऋतु में करना चाहिए, ऋतुचर्या आपके लिए जानकारी। और ये होता है योग ऋतु, जहां हमें बारिश का समय होता है, अभी वो चला गया है, लेकिन इसमें मिक्स सब्जी, मिक्स दाल, मिक्स रोटी, मिक्स आटे का सब ऐसा नहीं बनाने का। रेनी सीजन में हमेशा एक प्रकार का ही बनाना चाहिए, एक आटे का रोटी, एक आटे का सब्जी, ये अपना एक सब्जी का सब्जी, एक प्रकार का फल, एक प्रकार की दाल, एक प्रकार का ही राइस, ये चीजें एक एक प्रकार का मेन मील, ऐसा हमें रेनी सीजन में करना चाहिए। क्योंकि रेनी सीजन में अपेटाइट एवरेज होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। और अभी हम एंट्री करने वाले हैं ठंडी के सीजन में, विंटर में, जिसको बोलते हैं भोग ऋतु। पहला हो गया त्याग, दूसरा हो गया योग ऋतु, और तीसरा है भोग ऋतु। इसमें आप मिक्स रोटी खा सकते हैं, मिक्स दाल खा सकते हैं, मिक्स वेज खा सकते हैं, सभी मिक्स चीजें खा सकते हैं। इसलिए हम देखते भी भारत के ट्रेडिशन में ठंडी के समय उंडियो नाम का मिक्स वेज बनता है, महाराष्ट्र में भोगी के समय मिक्स वेज बनता है, साउथ में बनता है, नॉर्थ में बनता है, पंजाब में बनता है, मिक्स दालें बनती है, जैसे दाल मखनी है, या फिर और अलग अलग दालें मिक्स करके बनाते हैं। तो ये सब कब होता है, विंटर के सीजन में। मुझे मेरा हार्ट अच्छा करना है तो मैं ये मिक्स रोटी खाऊंगा साल भर, ऐसा नहीं होता है। रेनी सीजन में और गर्मी के सीजन में आप यदि खाएंगे तो आपके हार्ट के ऊपर लोड ही आएगा। इसलिए रेनी सीजन में नहीं खाइए, ठंडी के सीजन में अभी खाइए, दिवाली के बाद मिक्स रोटी, मिक्स सब। देसी गाय का दूध मिलता है, तो उससे अच्छा इस दुनिया में कोई आहार नहीं। छोटा बच्चा जीवन में सबसे ज्यादा फास्ट कब ग्रो करता है, जन्म लेने से 6 महीने तक। और ये फास्टेस्ट ग्रोथ उसकी बिना पानी की होती है। खाना तो छोड़ो, बिना पानी की होती है। क्या है वो, माँ का दूध। तो दूध इस दुनिया में सर्वोच्च आहार है, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट सब साथ में एक ही जगह पे है। ऐसा जीवन में कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए देशी गाय का दूध यदि आपको मिलता है, तो उसमें सौंठ और जिंजर या हल्दी डाल के, केसर डाल के, इलायची डाल के आप रोज इसको पी सकते हैं, जिससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सब लोगों को लेना चाहिए देशी गाय का दूध। हाँ, लेकिन गरम गरम पीना चाहिए, खड़े रह के। सिर्फ वो जो 1 महीना है, चार चातुर्मास में नहीं पीना है, उस समय अपने को नहीं पीना चाहिए। बटर मिल्क सबके लिए अच्छा है, जिसको सर्दी खांसी है उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन बटर मिल्क लेते समय दो चीजें ध्यान में रखें, काली मिर्च और सेंधा नमक जीरा के साथ, ये डाल के ही लेने का। ये डाल के नहीं लिया तो बटर मिल्क का ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए काली मिर्च, सेंधा नमक, ब्लैक और जीरा, ये डाल के लेंगे तो आपको बहुत फायदा होता है, बटर मिल्क का ब्लॉकेज नहीं होता है। ये कुछ चीजें हैं जिसका आप फोटो भी ले सकते हैं। ब्राउन राइस, मूंग दाल, रॉक सॉल्ट, आंवला, बार्ली, रेन वाटर, मिल्क, घी एंड हनी, ये रोज खा सकते हैं। रोज खाने वाली चीजें हैं। आप अमेरिका से लेकर हिमाचल तक, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, कहीं पे भी जाइए, ये चीजें आप रोज खा सकते हैं। और हार्ट फ्रेंडली कुछ मेडिसिन है, जिसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे। देखो यहाँ, रुद्यम सस्ने है लघुदीपनम, जिंजर हृदय के लिए सबसे अच्छा है, आचार्य चरक बोलते हैं। जो हमने देखा, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। इसकी गर्मी आपको तकलीफ ना दे, इसलिए किशमिश डाल के इसको लेंगे आप, इसके टी को। जैगरी, किशमिश और जिंजर तो आपके लिए नेचुरल ब्लड थिनर है। इससे आपको उष्णता का ज्यादा अति ब्लीडिंग भी नहीं होगा, लेकिन आपका खून बहुत अच्छा पतला रहेगा, जो हृदय की छोटी छोटी नलियों में घूमता रहेगा, तो हृदय को तकलीफ नहीं होगा। आचार्य ने बोला है रुद्यम, टेस्ट करने वाला है। आंवला, ये भी देखो, पांडु रुद्रो को वातास्त्र, यहाँ भी बोलते हैं आंवला हृदय के लिए बहुत अच्छा है। और यह भी प्रूव भी हो रहा है कि बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इससे लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बहुत सुधर जाता है।
एचडीएल बढ़ाने में ये मदद करता है, और खून को पतला रखने में आंवला भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। और ये है द्राक्षा मनुका, इसका भी आप देखेंगे। शोका रोचक हृद पांडु, इसमें भी हृदय रोग में इसका वर्णन है। ये काफी अच्छा, खून के लिए बहुत अच्छा चीज है। हमने इसलिए आपको बोला कि आंवला, जिंजर, गुड़ और किशमिश, ये चारों को साथ में डाल के इसका यदि आप हर्बल ड्रिंक लेंगे सुबह सुबह, तो आपका दिन भर का हार्ट स्ट्रांग रहेगा, और इससे आपके हृदय के ऊपर एक पतलेपन का आवरण बनता है। हृदय के जो नसें होती है सभी शरीर की, उसमें एक खून को पतला रखने का कार्य उसका 24 घंटे तक चलता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, इसको कभी नहीं भूलना है। ये राजा फल है सब, आंवला, द्राक्षा और अनार। देखो अनार में भी उन्होंने बताया है, स्वादु त्रिदोष त्रुटदाह ज्वर हृदरोग नाशनम। देखो पुराने जमाने में उन्होंने बता के रखा है कि ये हार्ट के जैसा दिखने वाला है, ये भी हृदय के रोगों को नाश करता है। और जो आज प्रूव हो चुका है, इसके अंदर अलग अलग केमिकल्स पाए गए हैं जो हार्ट के अंदर की जो म्यूकोजा होता है, इंटीमा, इसका म्यूकोजा, आर्टेरियल म्यूकोजा, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनार, डेली एक अनार, एप्पल से भी अच्छा है आप सबके लिए। हाँ, यदि आप अनार रोज खाएंगे एक, तो डॉक्टर दूर रहेंगे, एप्पल से अच्छा है। और टेक होम मैसेज इतना करके आप लेंगे तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। स्पंदन, जाते समय भी आप स्पंदन ही याद रखिए। तो स्पंदन का यस क्या है? स्लो स्पीड ऑफ ईटिंग, स्लो स्पीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड स्लो स्पीड ऑफ वर्किंग एंड एक्सरसाइज। तो मतलब हाफते हाफते सब चीजें नहीं करना, नाक से श्वास लेते लेते जितना एक्सरसाइज और काम कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी है। नहीं तो मुंह को फोम आता है, इतना काम करेंगे तो जल्दी हार्ट वीक हो जाएगा। लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 1 बजे आते हैं, क्यों? काम करते रहते इतना ज्यादा, इतना भी कुछ काम का नहीं है। नेदरलैंड नाम का एक कंट्री, जहां 3 दिन छुट्टी होता है हफ्ते का, और उनको हर 3 महीने में 15 दिन का छुट्टी देते। और जापान में अभी उन्होंने एक कंपनी में जापान में ऐसा किया कि जैसे ही शाम को 5 बज जाते हैं, ये बंदा जो वॉचमैन जाता है हर ऑफिस में, और लोगों को बोला चलो निकलो, घर पे चले जाओ, आपका काम बाकी है, कल आके करो, लेकिन आज अभी 5 बजे आपको घर जाना है। तो जैसा ही उन्होंने ऐसा किया तो देखा कि उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना, सिर्फ उनके एम्प्लॉयज को जल्दी छोड़ने से। क्योंकि उनका हेल्थ इंडेक्स बढ़ा, उनकी इफिशियंसी बढ़ी, कम समय में ज्यादा काम करने की एबिलिटी बढ़ी। जो बंदा 16-16 घंटा काम करेगा वो क्या इफिशियंसी के साथ काम करेगा? नहीं करता। इसलिए हमें सोचना है सब चीजों के बारे में। पी से पंचकर्म फॉर डिटॉक्स हमने आपको बताया। ए से अम्ल रस फल, जो हमने बेर, अनार, आंवला ये बताया है वो। यन से नो न्यू ग्रेन, नया धान्य नहीं खाना, जिससे आम बनता है। हमने जो देखा ना आम। डाइट राइट क्वांटिटी क्वालिटी फ्रीक्वेंसी सीजन प्रकृति, हमने सब देखा। लंघन किसको नहीं करना है, कौन से सीजन में कैसा खाना है। ए अभ्यास ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का भी आपको आदत कैसी होनी चाहिए वो भी हमने देखा। और निद्रा, स्लीप कैसी होनी चाहिए आपकी? स्लीप, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो आप इतना मैसेज ध्यान में रखेंगे तो भी आपका हृदय डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। बिगड़ने के बाद उसको अच्छा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब अच्छा है तभी उसको अच्छा रखना बहुत आसान होता है। तो आप सभी के लिए सुना हम, थैंक यू। यदि किसी के कोई प्रश्न है, समय अलाउ करता है तो हम ले लेंगे। एक प्रश्न है प्रभु जी। हम्म। एक प्रश्न ऐसा है कि मुझे एवरी ईयर कैल्शियम स्टोन होता है, मेरे 5 ऑपरेशन मैंने करवाई है, मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ सजेशन बताइए। यस, तो सबसे पहला, यदि आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, तो समझो कभी लिया है कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो बिल्कुल बंद करना। अभी तो इतनी बार कैल्शियम स्टोन हुआ है तो डेफिनेटली आपने बंद किया रहेगा। लेकिन क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का एक दूसरे के साथ बैलेंस होता है। मैग्नीशियम खाए हुए चीज में से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए हमें मदद करता है। लेकिन कैसा एब्सॉर्ब करके उसका मेटाबॉलिज्म सुधारता है। तो मैग्नीशियम यदि अच्छा है तो आपके खाने के कैल्शियम को लेके वो हड्डी में लेके जाएगा। लेकिन जब ये मैग्नीशियम कमजोर हो जाता है
तो वो आपका कैल्शियम हड्डी में जाने के बजाय वो किडनी में जाके रुकता है, नहीं तो फिर हार्ट की नसों में जाके रुकता है। तो ये अस्थि धातु का जो पचन है वो बिगड़ने के कारण होता है। जनरली जिंजर होता है, जिंजर में मैग्नीशियम नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। यदि आप दूध के साथ दूध यदि लेते हैं तो आपको लोग बताते रहेंगे कि दूध मत पियो, आपका कैल्शियम स्टोन बनेगा। लेकिन दूध के साथ यदि आप जिंजर डाल के लेंगे तो जिंजर का मैग्नीशियम दूध के कैल्शियम को बोन्स तक लेके जाएगा। या फिर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट एक्सेस लेता है उसके शरीर का अच्छा मैग्नीशियम भी बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, शरीर में केवल कैल्शियम ही कैल्शियम बचेगा। कहाँ? गलत जगह पे जाएगा। इसलिए हमें देसी गाय का दूध यदि आप जिंजर के साथ लेंगे तो आपका गलत कैल्शियम सही जगह पे चला जाएगा। और ये स्टोन नहीं बनने के लिए स्पेशली केळीच्या सोपाचा रस, मतलब जो केला होता ना, केले का खंबा, केले के खंबे का जूस, कुल्थी का काढ़ा, जो कुल्थी होता है 2 चम्मच कुल्थी 1 कप पानी में डाल के उसको उबाल के उसका काढ़ा बनता है, वो काढ़ा। तीसरा होता है मकई के बालों का काढ़ा, टी। मकई आती है ना, कॉर्न, उसके बाल आते हैं, वो मिट्टी के बाल, उस बालों को उबाल के उसका आप यदि टी पीते हैं वो आपको ये कैल्शियम स्टोन बनने में बहुत दूर रख सकते हैं। सबसे मेन चीज कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स बनते हैं, ये स्टोन बनने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से वायु बढ़ता है तब होता है। यदि आप लेट सोते हैं, आप ज्यादा सूखा खाते हैं, या फिर लेट खाना खाते हैं, या भय युक्त रहते हैं, तो भी आपके कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप ये चीजें अवॉइड करिए, जल्दी सो जाइए और समय पे खाना खाइए, खाने में घी रखिए, और जिंजर आपके खाने में रहना चाहिए ताकि आपके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कम से कम बनेंगे। ये लेवेंडर स्लिप, हाँ, आपको देखो सुगंधी द्रव्य कैसा ना, सुगंधी द्रव्य बहुत ज्यादा रिलेटिव होता है। मतलब मैंने भी देखा है कि मैं अभी या तो ऑरेंज का स्मेल होता है ना, तो हमारे घर में 3 लोगों को ऑरेंज का सुगंध बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे एक व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसका तत्व होता है कि जो सुगंध आपके मन को भाए, आपके पर्सनालिटी के अनुसार होता है, जो प्रकृति है। आपको यदि लैवेंडर अच्छा लगता है तो लैवेंडर का ऑयल का सुगंध आपके बेडरूम में रखो, उससे आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और राइस हार्ट के लिए और शुगर कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? ब्राउन राइस सबसे अच्छा होता है। लेकिन ब्राउन राइस अच्छा है इसलिए खाया ज्यादा तो फिर दोनों बढ़ सकता है, शुगर भी बढ़ेगा और हार्ट का तकलीफ भी बढ़ेगा। क्योंकि केवल क्वालिटी डिसाइड नहीं करता है, क्वांटिटी आल्सो डिसाइड्स द इफेक्ट ऑफ दैट फूड। तो ब्राउन राइस लेकिन पर्याप्त प्रमाण में खाइए, जिससे आपको श्वास लेने कोई दिक्कत ना हो। इतना क्वांटिटी में खाएंगे तो आपको नहीं तकलीफ देगा। यदि आपको डायबिटीज है तो भी आप इसको कंट्रोल क्वांटिटी में ही खाइए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, काफी अच्छा सेशन था। मैं सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु जी से कहूंगा कि आप इस सेशन को आगे बढ़ाइए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, तुम्हारा बोला। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलिए। तो सर्वप्रथम भक्ति वेदांत अस्पताल की तरफ से हम डॉक्टर नाना साहेब मेमानी, निर्मल चंद्र भैया का उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। उन्होंने इतना सुंदर सुंदर चीज बताया है निद्रा के बारे में, और सिर पीछे लगा ऐसे नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे सुंदर टिप्स दिए हैं, मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। तो ये काफी उपयोगी है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। तो प्रभु जी, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग इस शीर्षक को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो इनिशिएटिव है, ये जो हमारा प्रयास है, इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंतर्गत है, जिसमें हम चाहते हैं कि सारे जो भक्तगण हैं, जो हरे कृष्णा मूवमेंट अन्यथा अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और जो भी प्रेक्षक यहाँ पे देख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और निरोगी रहे, और हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, उनको धन की प्राप्ति हो, ईश्वर की मर्जी प्राप्ति, यही हमारी इच्छा है।
चैनल जिनके YouTube चैनल पे हम इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने भी इसके लिए सहकार्य किया। और अगर किसी भक्त को या किसी संस्था को अगर इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंतर्गत कोई भी हेल्थ टॉक जैसा आज हमने किया अगर करना है तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे यानी सर्वज्ञ कृष्णदास। ये नंबर स्क्रीन पे ऑलरेडी है, नहीं तो सुधीर चैतन्य प्रभु जिनका भी नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। तो हम निवेदन करेंगे कि ऐसे जो भी कार्यक्रम भक्तिवेदांत अस्पताल की तरफ से आगे आने वाले दिनों में होने वाले उसका भी आप लाभ लें। तो अगले सोमवार को ठीक 7 बजे श्रृंखला हम प्रस्तुत करेंगे दूसरे विषय पर। दूसरे एक वक्ता आएंगे डॉक्टर। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अगले सोमवार को भी कृपा करके समय निकालकर ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित जो भी टॉपिक है उसका लाभ लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा टीवी और भक्तिवेदांत अस्पताल के जो भी कर्मचारी जिन्होंने सहयोग किया इस कार्यक्रम में। हरे कृष्ण।